हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य अकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना असिस्टेंट अकाउंटेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि वी आर ऑन यूनिट नंबर 3, दैट इज योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का थ्योरी वाला पोर्शन हमने कर लिया है। योर एप्लीकेशन, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, कैसा कैपिटल होता है, कैसे अलॉटमेंट होता है, प्रोराटा अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं अपना मोक, दैट इज योर क्लास नंबर 16। आज हम यहाँ पे करेंगे अपना मोक। ओके, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं ना, प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट कि क्लास की जो पीडीएफ्स होती हैं और मॉक टेस्ट वगैरह की जितने भी पीडीएफ्स होती हैं वो सारा आपको क्या है, वो सारा आपको यहाँ से मिल जाए। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाएंगे, आपको ये सारी चीजें डिटेल्स वगैरह वहां से मिल जाएंगे। ओके, अदरवाइज इफ यू हैव एनी क्वेरी, कॉल करना है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है जो डिस्कस करना है आपको, तो उसके लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो एन ऑप्शन कि आप कॉल करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। देन अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर पेड बैचेस चाहिए जिसको कि पूरा सिलेबस कवर करना है, पूरा का पूरा यूनिट 11 जो है, 11 यूनिट्स जो है आपके सिलेबस में, उसको अगर कंप्लीट करना है डिटेल में फ्रॉम स्क्रैच, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप उसके लिए ये पेड बैचेस परचेज कर सकते हैं, जिसपे कि अभी 35% का ऑफ चल रहा है। इट इज अ ह्यूज ऑफर, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। कोड इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा पीजेएम का। 35% ऑफ पाने के लिए, इसका डिस्काउंट पाने के लिए आपको पीजेएम का कोड लगाना है। अगेन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां जाके आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा क्या आपको, तो थ्योरी एंड मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, अलॉन्ग विद पीडीएफ इन बोथ द लैंग्वेजेस, है ना, दोनों ही भाषाओं में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी आपका मीडियम हो, दोनों ही भाषाओं में आपका क्या है, पीडीएफ अवेलेबल है एंड क्लासेस भी। ठीक है, 2000 प्लस एमसीक्यूज है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सो दैट कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो पाए। एंड मॉक टेस्ट तो होते ही हैं क्लास में, तो वो भी आपका कवर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नाउ कमिंग टू द आपका टेस्ट। तो देखिए टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट के हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस एज ऑफ शेयर कैपिटल। आपको क्या है, शेयर पूंजी के हिसाब से आपको क्रम में इनको सजाना है कि पेड अप कैपिटल कब आता है, इशू कैपिटल कब आता है, सब्सक्राइब कैपिटल कब आता है, ऑथोराइज कैपिटल कब आता है, या क्या है, सीक्वेंस बताना है इसका आपको, है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस है, ये 4 ऑप्शंस है, सीक्वेंस में सजाना है। तो देखिए जिन्होंने भी ऑप्शन सी को चूज किया है ना, दे आर द करेक्ट, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप एक परमिशन लेते हुए कैपिटल की, ऑथोराइज कैपिटल यानी कि डी आप चेक करेंगे, देखिए कहाँ सबसे पहले डी आ रहा है, सबसे पहले डी आ रहा है आपका सी और बी में। ओके, देन ऑथोराइज कैपिटल के बाद क्या होगा, सब्सक्राइब आपका इशू किया जाएगा, है ना। सब्सक्राइब आप तब करेंगे जब इशू होगा, तो ये ऑथोराइज कैपिटल में से कुछ पोर्शन इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा पूंजी बाजार में, वहां से फिर आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थर्ड इज योर सी, इन दोनों से आपको आंसर पता चल जाएगा कि डी और बी से ही हमारा आंसर निकल जाता है ना। फिर आप सब्सक्राइब करते हैं एंड देन पे किया जाता है। तो ये आपका सीक्वेंस था शेयर कैपिटल का। अब देखिए कुछ एक दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन एंड रीजन, है ना। तो असर्शन एंड रीजन, अभिकथन और कारण जो है, ये क्वेश्चंस क्या है, आपको कारण बताओ टाइप है ना, कि एक आपको एक कथन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है जिसको आपको चेक करना है कि वो सही है या नहीं। ठीक है, और अगर सही है तो उसका कारण जो दिया है वो कारण उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है यानी उसकी व्याख्या करता है या नहीं। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको चेक करनी होती है। क्वेश्चन कहता है कि द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, वो पूंजी का वो हिस्सा जिसको अभी मांगा नहीं गया है। ठीक है, अप्रयुक्त, जो अप्रयुक्त पूंजी है, वो अनकॉल्ड अप कैपिटल जो है, टू बी कॉल्ड अप ओनली इन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। ठीक है, जो पैसा कंपनी नहीं मांगती, अभी तक उसने मांगा नहीं है, जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 8 रुपए ही आपसे मांगे और 2 रुपए उसने छोड़ दिए, अनकॉल्ड छोड़ा है, अभी उसने मांगा नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिजर्व कैपिटल कहलाता है। बात बिल्कुल सही है, असर्शन एकदम सही है। कहते हैं इसका कारण क्या है कि इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग अप ऑफ कैपिटल लॉसेस। ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ताकि कैपिटल लॉसेस को हम
जो है कैपिटल लॉसेस को यहाँ से राइट ऑफ कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कैपिटल रिजर्व है आपका, जो कि लिक्विडेशन के टाइम पे लगता है, यूज होता है, और यहाँ आप कह रहे हो कि कैपिटल लॉसेस, दोनों में तो असमानता आ गई ना, यहाँ लिक्विडेशन कह रहे हो, यहाँ कैपिटल लॉसेस कह रहे हो, तो इसलिए क्या है हमारा रीजन गलत हो जाएगा और असर्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कहाँ हमको ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यहाँ ए होगा, मिसप्रिंट है। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है ना, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि ए जो है आपका करेक्ट है, पर आर्ट जो है यानी कि रीजन, कारण जो है ये आपका गलत है। ठीक है, ये पूंजीगत घाटे को समाप्त करने के लिए नहीं, किसके लिए यूज होते हैं आपके, ये परिसमापन के वक्त जो है आपका यूज किया जाता है, यानी कि लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी के टाइम पे आपका ये यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इट इज अ स्मॉल न्यूमेरिकल, एक छोटा सा आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोराटा से है ये क्वेश्चन, है ना, प्रोराटा हमने पढ़ा था जब हमारी थ्योरी क्लास हुई थी, तो वहां पे हमने प्रोराटा का कॉन्सेप्ट देखा था, है ना। कहते हैं कि वरुण लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स। मार्केट में कितने इश्यू हुए शेयर आपके, 2000 शेयर इश्यू हुए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000, इशू किया गया 2000 को, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन कितने के लिए आ गया, 3000 के लिए, 1000 ज्यादा का। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 2400 रुपए, है ना। हमने इशू कितना किया, 2000, एप्लीकेशन कितना आया, 3000, और कंपनी ने एक्चुअली में अलॉट कितना किया, वो उन्होंने अलॉट किया 400 शेयर्स उन्होंने अलॉट कर दिए, यानी कि आपका था, ये था इशूड और ये था अलॉटेड। ठीक है, प्रोराटा हुआ है मतलब कि प्रोपोर्शनेट अनुपात के रूप में क्या है कि आपका अलॉटमेंट हुआ है, मतलब जिसने जितना ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा उसको उसी हिसाब से जो आपके शेयर्स हैं वो अलॉट हुए होंगे। कह रहे कि अगर ऐसा हुआ है तो इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, अगर ध्रुव को 40 शेयर्स मिले तो बताइए उसने कितने के लिए एप्लीकेशन भेजा होगा। मतलब अगर उसको 40 मिले हैं तो कुछ ना कुछ कम के, मतलब कुछ ना कुछ और ज्यादा शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन तो ज्यादा आए थे, है ना। और प्रोपोर्शनेट तौर पे मिला है, यानी कि जितना आपने मांगा था उतना आपको नहीं मिला है, उससे कुछ कम मिला है, लेकिन उससे कुछ आपको कम मिला है, एग्जैक्ट नहीं मिला है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करते हैं, आप सबसे ऊपर लिखते हैं कि इशूड शेयर्स, ऊपर लिखेंगे आप इशूड शेयर्स, और नीचे कितना लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, अलॉटेड शेयर्स, कितना आपको अलॉट हुआ है। तो इशू कितना हुआ था मार्केट में, 2000 शेयर्स, अलॉट कितने हुए हैं, 2400 शेयर्स। और देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 10/12, ठीक है, या फिर इसी को 5/6 आप लिख सकते हैं। तो यानी कि इस अनुपात में जिसने, मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल ले तो जिस भी किसी ने अगर 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है ना, तो उसके बदले उसको कितना मिला है, 5 मिला है। ओके, ये अनुपात था अलॉटमेंट का, इसी अनुपात में अलॉटमेंट किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो 5 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका इशूड को, और 6 जो है आपका किसको करेगा, ये टोटल शेयर्स थे आपके। तो ये अगर मान लीजिए दिस इंटू 8 करेंगे तो हमको 40 मिल जाएगा, और इसमें कितना, इसमें अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 48। यानी कि उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, उसने आपका अप्लाई किया था 48 शेयर्स के लिए, लेकिन उसको मिले कितने हैं, 40। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 48 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एज पर द सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, कह रहा है कि जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का उपयोग धारा 52 के तहत, कंपनीज एक्ट के धारा 52 के तहत इसका यूज हम किस लिए नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा काम है जिसके लिए हम आपका प्रीमियम रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। राइटिंग अप ऑफ कैपिटल लॉसेस, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, राइटिंग अप ऑफ डिस्काउंट के लिए, या फिर राइटिंग अप ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। तो देखिए इन तीनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने
फोर्थ का ए आंसर दिया है, दे आर करेक्ट। राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस, आप इससे अपना पूंजीगत घाटा जो है उसको आप समाप्त नहीं कर सकते, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने किसी सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे इशू किया है तो उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। राइटिंग अप ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अगर कोई आपका प्रारंभिक व्यय है तो उसको आप क्या है, उसको राइट ऑफ कर सकते हैं इसको। अगेन न्यूमेरिकल, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल व्हेन एकता लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक एकता लिमिटेड कंपनी है जो इक्विटी शेयर्स को इशू करती है, जिसका दाम क्या है, प्रति शेयर उसका दाम क्या है आपका 10 रुपए, ठीक है। जो कि इशू कैसे किया गया, आपका 40% के प्रीमियम पे, यानी कि अगर इसका दाम 10 रुपए था तो इसके और 40% लगा के 10 रुपए का 40% निकालेंगे, जो पैसा आएगा वो जोड़ देंगे, तो इसका क्या है, इशू प्राइस हमको मिलेगा, है ना। जैसे कि अगर ये 10 रुपए का शेयर था और इस पे अतिरिक्त कितना ले रहे हैं, प्रीमियम कितना लगा रहे हैं, ये 40% का, तो 40% मतलब क्या, 4 रुपए, यानी कि प्रति 10 रुपए 4 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे, प्रीमियम ले रहे। तो हमारे शेयर का इशू प्राइस कितना हो गया, 10 + 4 14 रुपीज हो गया, यानी कि एक शेयर हमको कितने का मिल रहा है, 14 रुपीज का, है ना। उसकी एक्चुअल प्राइस 10 है बट वो प्रीमियम पे मिल रहा है, इसलिए हमको 14 रुपीज का मिलेगा। तो कह रहा है कि आप बताइए कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट क्या होगा। अगर प्रीमियम हमने देख लिया, अगर एप्लीकेशन पे 3 रुपए मांगे गए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए मांगे गए और फर्स्ट कॉल पे आपका 2 रुपए मांगा गया, तो कितना सेकेंड और फाइनल कॉल जो है वो कितने रुपए का होगा। तो 3 + 5 8, 8 + 2 कितना है आपका 10, यानी कि 14 रुपए का जो शेयर हमने खरीदा उसमें से 10 रुपए मांगे जा चुके। तो अब बचा क्या, बचा आपका 4 रुपए। तो यही 4 रुपए जो है ना वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा, वो कितने का होगा, आपका 4 रुपए का होगा। देखिए, इट इज ऑल्सो अ रूल कि आप सेकेंड कॉल से ज्यादा नहीं जा सकते, है ना। आप सेकेंड कॉल तक ही पैसे मांग सकते हैं, जो आपका सेकेंड कॉल होगा उसी को आपको फाइनल बनाना है, ठीक है। तो ये भी एक बात है, जहन में रखेंगे, अपने ध्यान में रखेंगे कि सेकेंड कॉल से ऊपर हम नहीं जाते, सेकेंड इज द लास्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी अप्लाई। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किस केस में, क्या हम उसे, मतलब फिर से वही बात कि किस केस में हम उसको यूज नहीं कर सकते, क्या काम करने के लिए। फॉर पेइंग डिविडेंड टू द मेंबर्स, फॉर इशूइंग बोनस शेयर, ये तो हमने अभी देखा कि हम दे सकते हैं बोनस शेयर। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकते हो आप। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसके लिए भी कर सकते हैं। बचा क्या, फॉर पेइंग डिविडेंड्स टू द मेंबर्स, अपने मेंबर्स को आप इस पैसे में से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से आप कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ओके, हमसे पूछा है क्या नहीं कर सकते, तो हम डिविडेंड पेमेंट नहीं कर सकते आउट ऑफ द सिक्योरिटी प्रीमियम। सदस्यों के लिए लाभांश का भुगतान करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट डज द रिजर्व कैपिटल मीन्स। रिजर्व कैपिटल का क्या तात्पर्य होता है ना। आरक्षित पूंजी का क्या अर्थ है हमको बताना है। अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, रिजर्व प्रॉफिट, अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या है कैपिटल शेयर का क्या मतलब है यहाँ पे। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर ए दे रहे ना, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है आप, कि कैपिटल रिजर्व कैपिटल कौन सा अमाउंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड, ऐसा शेयर जिसको मैं सब्सक्राइब कर लिया है बट उस पे अभी जो कॉल है वो नहीं की गई है, ठीक है। कुछ अमाउंट जो है रिजर्व करके रख लिया गया है, उसको कॉल नहीं किया गया है, तो दिस इज योर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। इसी को हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि एन इशू ऑफ शेयर दैट इज नॉट अ पब्लिक इशू बट ऑफर टू द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। शेयरों का वह निर्गम जो सार्वजनिक निर्गम नहीं है लेकिन चयनित व्यक्तियों के समूह को पेश किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पब्लिक तो होगा नहीं क्योंकि कह रहा है कि नॉट अ पब्लिक, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वो पब्लिक नहीं है, तो
ये पब्लिक ऑफर तो नहीं हो सकता हमारा। देन कहता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, इसको हम देख लेते हैं। देन कहता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक यानी कि आईपीओ भी नहीं होगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में कह दिया है कि नॉट अ पब्लिक, और नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेटली हम शेयर्स को क्या है प्लेस कर देते हैं। कुछ एक हमारे, जैसे मान लीजिए अगर हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जैसे रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी अपने ही मेंबर्स को या अपने ही किसी जान पहचाने ग्रुप को क्या बोलेगी कि हम शेयर्स इश्यू करने जा रहे हैं, आप इसको खरीद ले, है ना। तो ये क्या है, इसने प्राइवेट प्लेसमेंट कर दिया अपने शेयर्स का, है ना, प्राइवेटली उसको प्लेस कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, जब आपका शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है, आपसे पैसे मांगे गए, कॉल किया गया मनी, बट आपने मनी का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, आपने कॉल्स नहीं दिए, तो उस केस में क्या है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हो जाता है। मांगा जाता है, आपको नोटिस दी जाती है, अगर आप फिर भी पेमेंट नहीं करते हो कॉल मनी का, तो फिर उस केस में क्या है कि कंपनी अपने शेयर्स आपसे जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो इस केस में व्हेन द शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर आपका जब्त हो चुका है, तो उस पर कुछ पैसे ऐसे है ना जो आपने दिए हैं, तो वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि शेयर्स आपका क्या है फॉरफिट हुआ है। तो वो जो पैसा आया है ना, जो हमने जब्ती का जो पैसा हमारे पास आया, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद व्हाट अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, द कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स और द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो ये कौन सा होगा, बट ऑब्वियस कौन सा पैसा है जी, ये डी होगा, कि जो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स है, जो कि दी जा चुकी शेयर्स की जो प्राइस है, वही क्या है आपका वो जब्त हो जाएगा। क्योंकि कॉल जो किया गया है, कॉल में से तो कुछ पैसे आपने नहीं दिए ना, कॉल किया गया, मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर था, कॉल किया गया 8 रुपए, 8 रुपए में से आपने क्या है 2 रुपए नहीं दिए, यानी कि 2 रुपए नहीं दिए, कॉल किया गया कितना 8 रुपए, आपने इसमें से 2 रुपए नहीं दिए, तो आपने दिए कितने 6 रुपए प्रति शेयर, है ना। तो ये जो पेड अप जो आपने पेमेंट कर दिया है, उसी को तो जब्त कर पाएंगे। अगर मैं आपको कुछ दूंगी ही नहीं, तो आप जब्त किसको करोगे, है ना। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ दिया ही नहीं, तो आप किस चीज को रख लोगे, है ना। अगर मेरी चीज मेरे ही पास रह जाएगी, तो फिर उसको तो आप जब्त कर ही नहीं सकते। तो वो पैसा जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दिया है, उसी पैसे को वो क्या कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। तो पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं कि डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। कह रहा है कि अगर हमने जब्त किए हुए शेयर्स थे ना, जिसको हमने पेमेंट नहीं मिलने पे जब्त कर लिया था, तो उसको अगर हम दोबारा से री इशू करते हैं मार्केट में, और वो री इशू कैसे करते हैं, डिस्काउंट पे। हम कहते हैं कि भैया देखो ये 10 रुपए का शेयर है, तुम इसको 9 रुपए में ही ले जाओ, क्योंकि हमने इसको फॉरफिट किया था। इस 10 शेयर्स पे मान लीजिए 100 शेयर्स थे जो कि 10 रुपए के थे, जिसपे हमको 8 रुपए मिल चुके हैं, 8 रुपए हमने जब्त कर लिए हैं, या 6 रुपए, सॉरी पिछले केस में हमने 6 रुपए लिया, तो हमने 6 रुपए जब्त कर लिए। तो अब हम कहते हैं कि भाई इससे तो 6 रुपए तो हमको ऐसे ही मिल चुके हैं प्रति शेयर, तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं कि थोड़ा सा ढील हम क्या है आपके शेयर होल्डर्स को भी दे देते हैं। तो कह रहे हैं कि जब डिस्काउंट पे रीइशू होता है फॉरफिटेड शेयर्स का, तो इज डेबिटेड टू, कहाँ इसको ले जाके आप डेबिट करोगे, तो इट विल बी डेबिटेड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट। कहाँ आप इसको लेके जाओगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, ठीक है, वहां ले जाके आप इसको डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये शेयर फॉरफिचर से ही पैसा आया है, और वॉट एवर इज डेबिटेड इज वॉट एवर कम्स इन इज डेबिटेड। ये वाला रूल लगा के हम इसको डेबिट कर देंगे यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द बैलेंस ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ क्वेश्चन आपका रीड कर रहा है कि द बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। कहाँ आपका जब शेयरों का पुनर्निर्गम के बाद जब शेयर खाते का शेष डैश में हस्तांतरित कर दिया जाता है, कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में करोगे, या फिर नन ऑफ द अबव। कहाँ जाएगा ये बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कहाँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ये आपका चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ व्हाट। जब आप फॉरफीचर ऑफ शेयर कर लेते हो, जब्त कर लेते हो, तो ये
किस चीज को आपके कम कर देता है? पेड अप कैपिटल को, ऑथोराइज्ड कैपिटल को, फिक्स्ड असेट को, या फिर आपके रिजर्व कैपिटल को? किसको ये कम करता है? ये किसको कम करेगा? आपके ये पेड अप कैपिटल को ये कम कर देगा। ठीक है, चलिए। ऑथोराइज तो कभी कम नहीं होगा, फिक्स असेट से भी कोई लेना देना है नहीं, रिजर्व कैपिटल इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द अंडर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट द कंपनी कैन इशू, कंपनी किस प्रकार के शेयर्स को इशू कर सकती है? सिर्फ इक्विटी शेयर्स को कर सकती है कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वो किस तरीके के शेयर्स को इशू कर सकती है? सिर्फ इक्विटी शेयर्स को, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स को, या दोनों टाइप के शेयर्स को इशू कर सकती है ना? तो क्या है, जो भी लोग सही सी आंसर दे रहे हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। ये क्या है, आप प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हो और इक्विटी शेयर्स को भी इशू कर सकते हो एज पर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, चलिए। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं कि शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, शेयर्स कब आपके शेयरों को डैश जब्त किया जा सकता है? डैश को हमको फिल करना है। फॉर द फेलियर टू अटेंड द मीटिंग, अगर कोई मीटिंग को अटेंड ना कर पा रहा है तो जब्त कर लीजिए उसके शेयर्स। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, अगर उसने पेमेंट नहीं किया है कॉल मनी का तो उसके शेयर्स को जब्त कर लीजिए। फॉर फेलियर टू रीपे द लोन टू द बैंक, बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहे तो जब्त कर ले। या फिर फॉर विच शेयर्स आर प्लेज एज अ सिक्योरिटी, या फिर उन शेयर्स को फॉरफिट कर लीजिए जिसको प्लेजिंग के रूप में एज अ सिक्योरिटी रखा गया है। तो ये कौन सा है? हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि जब हम कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पाते तो उस केस में क्या है, हमारे शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स हमने देखा ना कि शेयर्स को हम प्रीमियम डिस्काउंट पार पे हम इशू करते हैं। शेयर्स कैसे कैसे इशू होते हैं हमको पता है, एक पार पे जितने का प्राइस है उतने पे ही इशू कीजिए। प्रीमियम क्या है कि जितने का प्राइस है उससे ज्यादा पे इशू कीजिए। और डिस्काउंट क्या है कि अगर प्राइस 10 रुपए है तो 9 रुपए में इशू कीजिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं। तो कह रहे हैं कि अगर प्रीमियम पे अगर हमने उसको इशू किया है ना तो किस साइड में आपका दिखाया जाएगा? ये जो प्रीमियम जो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे ना, मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर हमको 14 रुपए में मिल रहा है, 14 रुपीज में मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 4 रुपए। तो ये जो प्रीमियम है इसको कहाँ दिखाना है हमको? बैलेंस शीट में, है ना। प्रीमियम के नाम के तहत इसको हम दिखाएंगे कि हमने इतने शेयर्स पे इतना प्रीमियम लिया है। तो वो कहाँ दिखाएंगे? असेट साइड में, लायबिलिटी साइड में, या बोथ साइड्स ऑफ द बोथ असेट एंड लायबिलिटी, दोनों तरफ हम दिखाएंगे। तो जो लोग भी आंसर दे रहे हैं ना कि लायबिलिटी की तरफ, वो बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट में हम इसको कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटीज में दिखाएंगे, असेट्स में नहीं, क्योंकि प्रीमियम जो है एक तरीके का हमारे लिए लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके कुछ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के फॉर फ्यूचर तक के पोर्शन के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको देखेंगे। एक तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं। फॉर द सेफर साइड आप क्या है ना, एक बार आप एंट्रीज को भी देख लेंगे, है ना। एक कोई क्वेश्चन लीजिएगा जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आता हो, प्रोराटा वगैरह सब कुछ आता हो, उसकी आप एंट्रीज की एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज द होमवर्क फॉर यू, है ना। एक होमवर्क के तहत ये काम आप कीजिएगा सो दैट कि आपका सारा कुछ क्लियर हो जाए। हमने थ्योरी क्लासेस कर ली, टेस्ट भी ले लिया, तो बहुत चीजें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक होमवर्क के तहत ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक न्यूमेरिकल, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दें कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा या इस पे एक क्लास बना दीजिए। तो देन वी विल डिस्कस और डील दैट पोर्शन। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, हैव अ